बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए प्रथम वर्ष के गृह व्यवस्था एवं गृह सज्जा के किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है साधन, कि ये साधन होते क्या हैं, इसके कितने प्रकार हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उद्देश्य है, इन सभी के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साधन होते क्या हैं। इसका थोड़ा सा अर्थ जान लेते हैं कि साधन होता क्या है। तो गृह प्रबंध परिवार में उपलब्ध साधनों का इस प्रकार से उपयोग करना बताता है कि परिवार अपने निर्धारित लक्ष्यों एवं मूल्यों को जल्द ही प्राप्त करने में सफल हो जाए। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग इस प्रकार से किया जाता है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताएं पूर्ण की जा सकें, ताकि परिवार के सदस्यों के मध्य समायोजन बना रहे, परिवार में कोई कलह या कोई लड़ाई न हो, उनका वातावरण भी अच्छा बना रहे। अतः एक गृह प्रबंध को इन पारिवारिक साधनों की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है, जिससे वह अपने इनका आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग कर सके। प्रत्येक व्यक्ति के पास अनेक साधन होते हैं। इन साधनों का उपयोग करके ही वह अपने लक्ष्यों की संतुष्टि करता है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह योजना बनाता है। यह इसका अर्थ होता है, ये हमारे साधन होते हैं। साधनों का उपयोग करके ही मनुष्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है या किसी कार्य को पूरा करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि साधन कितने प्रकार के होते हैं। साधन हमारे दो प्रकार के होते हैं, मानवीय साधन और भौतिक साधन। मानवीय साधन में हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे योग्यता, रुचि, ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति, समय, ऊर्जा। और भौतिक साधन में हमारे धन, भौतिक वस्तुएं, समय एवं ऊर्जा, ये हमारे साधन होते हैं। अब हम जान लेते हैं मानवीय साधन। सबसे पहले बात करेंगे मानवीय साधन की। तो मानवीय साधन में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इसमें योग्यताएं। योग्यता यानी योग्यता एक महत्वपूर्ण मानवीय साधन है। योग्य व्यक्ति ही कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकेगा। प्रत्येक व्यक्ति सभी कार्यों के लिए योग्य नहीं होता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जिस काम में योग्य होता है वह उसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेगा। उसके बाद आता है रुचि। रुचि होने पर भी कार्य कुशलता बढ़ सकती है। अगर हमारी किसी कार्य में रुचि है तो वो कार्य बहुत ही जल्दी से और बहुत ही सफलतापूर्वक हो जाएगा। अगर किसी काम में हमारी रुचि नहीं है तो वो कार्य इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा जब तक हमारी किसी काम में रुचि ना हो। उसके बाद आता है ज्ञान। आजकल बाजार में कई प्रकार के उपकरण व वस्तुएं उपलब्ध हैं। गृहिणी को इन सभी वस्तुओं का ज्ञान और उपयोग में लाने की जानकारी होनी चाहिए। ज्ञान के द्वारा ही विकल्पों का सही चुनाव उचित रूप से किया जा सकता है। यदि ज्ञान की कमी होती है तो साधनों का उपयोग अधिक हो जाता है, वो हमारा ज्ञान होता है। यानी गृहिणी को सभी चीज़ों का ज्ञान हो, जिससे अगर वो किसी चीज़ को का चुनाव कर रही है, उसके सामने कई विकल्प हैं, तो वो सही, अगर उसको सही ज्ञान होगा तो वो क्या मतलब सही चुन सकती है। सही विकल्पों में से, सभी विकल्पों में से किसी एक का चुनाव सही ढंग से कर सकती है। तो ये होता है हमारा ज्ञान। गृहिणी को ज्ञान भी होना चाहिए। उसके बाद आता है कौशल। प्रत्येक व्यक्ति किसी काम में कुशल है। एक विशिष्ट कार्य को करने में योग्य होने पर भी कुशलता का अनुभव आवश्यक है। गृहिणी खाना पकाने में कुशल हो सकती है और लड़कियां बुनाई कढ़ाई में कुशल हो सकती हैं। तो जो जिस काम में कुशल हो उसी क्षेत्र में उसे आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद आता है हमारी मनोवृत्तियाँ यानी कि अभिवृत्ति। मनोवृत्ति का निर्माण मूल्य व लक्ष्य के आधार पर होता है। परिवार के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समय के अनुकूल एवं बदलती परिस्थितियों के साथ अपनी मनोवृत्ति को बदलना पड़ता है। मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड। समय और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य का एटीट्यूड भी बदल जाता है। उसके बाद आता है हमारा समय। समय प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति समय का उपयोग करता है और बीता हुआ समय तो कभी लौट कर ही नहीं आता। प्रत्येक व्यक्ति को सीमित एवं बराबर का समय प्राप्त होता है। व्यक्ति को समय को गंवाना नहीं चाहिए और समय का उपयोग करके उसको अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए या किसी काम को पूरा करना चाहिए। उसके बाद आता है ऊर्जा। व्यक्ति को हर कार्य के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे व्यय करने पर ही मानसिक और शारीरिक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। ऊर्जा को खर्च करके ही हम अपने किसी कार्य को पूरा करेंगे तो वो हमारी ऊर्जा होती है।
उसके बाद हम बात करते हैं भौतिक साधन। भौतिक साधन में पहला पॉइंट हमारा धन है। तो इससे संसार के लगभग सभी भौतिक साधनों को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें बचत, वेतन, लाभ, बैंक जमा, ब्याज दर आदि शामिल भी किए जा सकते हैं। वो हमारा धन होता है। उसके बाद आती हैं भौतिक वस्तुएं। धन के विनिमय द्वारा हम भौतिक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। परिवार की अन्य वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे मकान, खाना, कपड़ा, फर्नीचर इत्यादि। वो हमारी भौतिक वस्तुएं होती हैं। मकान, खाना, कपड़ा, मेज, कुर्सी, फर्नीचर, ये सारी भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। उसके बाद आता है समय एवं ऊर्जा। कुछ विद्वान समय एवं ऊर्जा को मानवीय साधन ना मानकर इन्हें भौतिक साधन के अंतर्गत भी गिनते हैं। उसके बाद आता है हमारा समय एवं ऊर्जा। कुछ विद्वान समय एवं ऊर्जा को मानवीय साधन न मानकर इन्हें भौतिक साधनों के अंतर्गत गिनते हैं। जब व्यक्ति स्वयं अपनी ऊर्जा एवं समय का सदुपयोग कर किसी कार्य को करते हैं तथा लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तब यह मानवीय साधन कहलाते हैं। लेकिन जब धन खर्च करके किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाते हैं और समय शक्ति के उपकरणों का उपयोग करते हैं, तब वो भौतिक साधन कहलाते हैं। ये होते हैं हमारे मानवीय और भौतिक साधन। अब हम जान लेते हैं कि साधनों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि समस्त साधन उपयोगी होते हैं। मतलब कोई साधन किसी परिवार के लिए कितना उपयोगी है, यह उस परिवार की आवश्यकता तथा लक्ष्यों पर निर्भर करता है। एक साधन एक परिवार के लिए उपयोगी होता है, लेकिन हो सकता है वह दूसरे के लिए उपयोगी ना हो। तो समस्त साधन उपयोगी होते हैं। उसके बाद साधन विकसित किए जा सकते हैं, यानी साधनों का विकास मेहनत, बुद्धि और प्रयत्न से होता है। जैसे मेहनत करके अधिक धन कमाया जा सकता है। उसके बाद समस्त सीमित साधन होते हैं, यानी कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं, किंतु कुछ इच्छाएं की आवश्यकता का रूप धारण कर लेती हैं। हमें इनकी सीमाओं में रहकर अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है। इनकी सीमा के बजट से ही हमें परिवार में प्रबंध करना पड़ता है, ताकि हम कम से कम साधनों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। वो समस्त साधन सीमित होते हैं। उसके बाद साधन आपस में संबंधित भी होते हैं। जैसे एक कार्य को करने के लिए हमें कई साधनों का उपयोग करना पड़ता है। यदि हम एक साधन की बचत करते हैं तो दूसरे साधन का उपयोग अधिक होता है। साधन आपस में संबंधित होते हैं। कोई भी कार्य एक साधन से नहीं हो सकता। जैसे अगर हमें चाय बनानी है तो चाय के लिए हमें समय भी चाहिए होगा, ऊर्जा भी चाहिए होगी और चाय का सभी सामान भी चाहिए होगा। तो साधन जो है आपस में संबंधित होते हैं। किसी भी काम को हम अकेला नहीं कर सकते, सब उसको संबंधित साथ में ही कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में ही वो कर सकते हैं। उसके बाद आएगा साधनों का वैकल्पिक उपयोग, यानी कोई भी निर्णय लेने से पहले साधनों का उपयोग किस कार्य के लिए उपयुक्त रहेगा यह ज्ञात कर लेना चाहिए। जैसे व्यक्ति के पास धन है, उसके पास अनेक विकल्प होते हैं, उसे जो विकल्प सबसे उपयोगी लगता है वह उसका ही चुनाव करता है। उसके बाद आता है हमारा जीवन का स्तर व गुणवत्ता साधनों द्वारा बढ़ती है, यानी कि यदि साधनों का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो जीवन का स्तर ऊंचा उठता है। और जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि साधनों की पहचान बहुत ही आवश्यक है, उसकी पहचान भी हमें की जानी चाहिए। ये सभी आपकी साधनों की विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं पारिवारिक साधनों का महत्व क्या है। तो परिवार के साधनों का महत्व गृह प्रबंधन के लिए बहुत ही अधिक होता है। परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न पारिवारिक साधनों की जानकारी एवं उपयोगी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इन्हें व्यर्थ ना गंवाकर उनका उचित उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। जैसे समय एक ऐसा सीमित साधन है जो बीत जाने पर लौटकर नहीं आता। गृह प्रबंध को समय व्यर्थ ना गंवाकर उसका उचित उपयोग करना चाहिए। गृह प्रबंधक को चाहिए कि परिवार से जो साधन उपलब्ध हैं उनकी पहचान करे और उसका उपयोग करे। जैसे घर में लड़की को सिलाई में रुचि है तो उसे सिलाई का ज्ञान देकर या घर में ही कपड़े सिलवाएं, जिससे उसकी आय में भी वृद्धि होगी। घर प्रबंधक को चाहिए कि परिवार के सदस्यों की योग्यता और रुचि का उसे सही मूल्यांकन करें और उन्हें एक साधन के रूप में उपयोग करें, यानी कि सभी की रुचियों को जाने कि उसको क्या करना है, उसी की जिसमें रुचि है उसको उसमें आगे बढ़ाएं, जिससे कि आय में भी वृद्धि होगी। ये इसका महत्व था। उसके बाद
हम साधनों के उपयोग के लक्ष्य देखेंगे कि इसके क्या क्या लक्ष्य हैं। तो सबसे पहला इसमें ये आएगा कि साधनों की अधिकाधिक पूर्ति, यानी कि समय की बचत करने के लिए अधिक साधनों पर अधिक खर्च कर देते हैं। अगर हमें समय की बचत करनी है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि समय की बचत करने के लिए वो अधिक से अधिक व्यय खर्च कर देते हैं साधनों पर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे अब एक गृहिणी शक्ति की कमी के कारण खाना बनाने के उपकरणों को क्रय करने पर आवश्यकता से अधिक धन व्यय कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्यों की अन्य वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति पर धन व्यय नहीं किया जा सकता। परंतु यदि गृहिणी खाना बनाने के कार्यों में परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता प्राप्त करने का प्रयास करती तो परिणाम अन्य संतोषजनक होते। उसके बाद विकल्पात्मक प्रयोग का ज्ञान, यानी कि गृहिणी को यह भली प्रकार मालूम होना चाहिए कि उपलब्ध पारिवारिक साधनों को किन किन कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति को पर्याप्त धन दे दिया जाए, वह आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात शेष धन को भ्रमण करने या वस्त्र खरीदने, दान देने या किसी अन्य रुचि, शौक आदि को पूरा करने में से किस पर व्यय करना उचित समझता है। एक बार कई विकल्पों में से एक को चुन लिया जाता है तो साधन विशेष अन्य विकल्पों को पूरा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे एक ये भी कह सकते हैं कि यदि गृहिणी के पास धन अधिक है परंतु समय की कमी है तो घर के कुछ कार्य को पूरा करने के लिए नौकरानी रखकर समय की बचत कर सकती है। इसके विपरीत यदि गृहिणी के पास धन की कमी है और समय उसके पास अधिक है तो वह घर के सभी कार्यों को स्वयं ही करना उचित समझेगी। उसके बाद आएगा उपयोगिताओं में वृद्धि एवं रुचियों में विस्तार। धन जैसे सामान्य साधनों को एक से अधिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि कुछ विशिष्ट वस्तुएं भी ऐसी होती हैं जिनके कई संभावित उपयोग हो सकते हैं। ऐसी वस्तुओं का चयन उपयोगिता में भी वृद्धि करता है। जैसे चीनी मिट्टी का एक सुंदर प्याला, चाय, सलाद, फल, फूलों आदि इन सब में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये होता है। इसके बाद आता है विकल्पों के साधनों के साथ संतुलन, यानी कि हमें संतुलन का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे बटर केक आटे, शक्कर, नमक, बेकिंग पाउडर, घी, अंडा, दूध अथवा अन्य तरल पदार्थ से बना होता है। उसे और अधिक पौष्टिक बनाने के लिए हम उसमें घी की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं और उसके पौष्टिक मूल्य को कम करने के लिए घी की मात्रा को कम भी कर सकते हैं। परंतु आवश्यक संतुलन बनाए रखने के लिए अन्य पदार्थों की मात्रा में विभिन्नता की जा सकती है। यानी संतुलन बनाने के लिए हम किसी मात्रा को कम भी कर सकते हैं और किसी की मात्रा को ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है साधनों के उपयोग के सिद्धांत, यानी कि इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इसका पहला सिद्धांत ये होगा लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य निर्धारित करना साधनों के उपयोग का सर्वप्रथम सिद्धांत है। व्यक्ति अथवा परिवार अपने मूल्य के संदर्भ में परिवार के सदस्यों की आवश्यकता अनुसार लक्ष्य निर्धारित करता है और फिर उसको प्राप्त करने की दिशा में साधनों का उपयोग करता है। वो लक्ष्य निर्धारित होता है। उसके बाद योजना बनाना, यानी लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसे प्राप्त करने के लिए साधनों के उपयोग की योजना बनाई जाती है। योजना बनाते समय उपलब्ध साधनों पर विचार भी किया जाता है। योजना बनाकर अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो हमें हमारी समय की बचत होगी और धन की भी बचत होगी। इसलिए किसी काम को अगर कर रहे हैं तो उसको योजना बनाकर ही करना चाहिए। उसके बाद आता है साधनों को एकत्रित करना, यानी योजना बनाने के बाद योजना के अनुरूप साधनों को एकत्रित किया जाता है। न केवल भौतिक साधन बल्कि मानवीय साधनों को भी एकत्रित करके कार्य किया जाता है। यानी ये है कि जब हमने योजना बना ली तो योजना के अनुरूप हमें कौन कौन से उसमें साधन चाहिए वो देखते हैं। उसके बाद साधनों को महत्व के क्रम के अनुरूप स्थापित करना, यानी साधनों को एकत्रित करने के बाद उन्हें उनके महत्व के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। परिवार के पास कुछ साधन अधिक होते हैं और कुछ कम होते हैं। उसके बाद आता है निरीक्षण, यानी योजना का निरीक्षण भी किया जाता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी साधनों का ठीक तरह से उपयोग किया जा रहा है या नहीं, यह देखा जाता है। उसके बाद क्रियान्वयन करना, यानी कि उसकी जांच की जाती है। संपूर्ण दृष्टियों में योजना उचित होने पर उसका क्रियान्वयन किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। साधनों का क्रियान्वयन योजना के अनुरूप लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किया जाता है।
उसके बाद आता है समायोजन। यदि किसी कारण से साधनों के उपयोग द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसमें समायोजन करना चाहिए और नए निर्णय द्वारा या योजना में थोड़ा परिवर्तन करके समायोजन किया जा सकता है। उसके बाद मूल्यांकन आता है। मूल्यांकन में यह देखना कि हमने जो योजना बनाई है वो किस हद तक सफल हुई, उसमें किन किन साधनों के उपयोग से हमें कितना संतोष प्राप्त हुआ, मूल्यांकन में यह देखा जाता है। उसके बाद आता है पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पारिवारिक साधनों को सबसे पहले प्रभावित करने वाला कारक यह है कि पारिवारिक जीवन चक्र, यानी प्रत्येक परिवार भिन्न भिन्न जीवन चक्रों जैसे आरंभिक अवस्था, विस्तार अवस्था, संकुचित अवस्था से गुजरता है। जैसे जैसे परिवार की आवश्यकताओं में परिवर्तन आता है वैसे वैसे साधनों का उपयोग भी प्रभावित होता है। उसके बाद परिवार का आकार व प्रकार। यदि परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत ही अधिक है, बच्चों की संख्या भी बहुत अधिक है और परिवार बड़ा है तो परिवार में साधनों की आवश्यकता अधिक होगी। यदि परिवार हमारा छोटा है तो उसमें हमारा आवश्यकता जो उसके साधन जो है उसमें कम खर्च होगा हमारा। जितना बड़ा परिवार होगा उसमें अधिक खर्च होगा और जितना छोटा परिवार होगा उसमें अधिक कम साधनों की आवश्यकता होगी। उसके बाद प्रबंध कुशलता। गृह प्रबंध यदि प्रबंध में कुशल हो, यदि वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजित रूप से कार्य करता है तो वह अपने सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग कर पाता है और उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। वो प्रबंध कुशलता होती है, यानी कि किसी कार्य को वो सोच समझकर या किसी की योजना बनाकर उसको पूरा करता है, वो हमारी प्रबंध कुशलता कहलाएगी। उसके बाद मकान व उसकी स्थिति। यदि मकान की स्थिति शहर से दूर है या फिर बाजार, विद्यालय, कार्य कुशलता दूर है तो परिवार के सदस्य के साधन, समय, शक्ति, धन इत्यादि व्यय उनको अधिक करने पड़ेंगे। अगर हमारा घर से कोई भी चीज़ दूर है तो उसे हमें खर्च करके ही वहाँ तक जाना पड़ेगा। और मकान यदि बड़ा है, कमरों की संख्या अधिक है, आकार भी बड़ा है, कार्य क्षेत्र की व्यवस्था, दूरी इत्यादि भी साधनों के उपयोग को प्रभावित करते हैं। उसके बाद आता है व्यवसाय और पारिवारिक आय। यानी यदि परिवार की आय नियमित है तो यह बजट बनाकर साधनों का उपयोग सही ढंग से करेगा और बचत भी करेगा। अगर हमारी आय जो है वो नियमित है, मतलब कम है या फिर मीडियम है, अगर हम उसको बजट बनाकर साधनों का उपयोग करें तो हमें बचत भी होगी और हमारा खर्च भी अधिक नहीं होगा। अगर हम किसी कार्य को बजट बनाकर ना करें, घर का बजट बनाकर हम किसी कार्य को नहीं करेंगे तो हमारा अधिक खर्च भी होगा और हमें यह भी नहीं दिखेगा कि हमें कितनी बचत हुई या कितना हमारा खर्च हुआ। उसके बाद आता है कार्यरत गृहिणी। अगर महिला कार्यरत है यानी वो काम वाली है तो परिवार की आय में वृद्धि भी होगी और साधनों का उपयोग प्रभावित होगा। उसके बाद आता है उपलब्ध साधनों व विकल्पात्मक प्रयोग का ज्ञान। यदि गृह प्रबंधक को परिवार में उपलब्ध साधनों का ज्ञान हो, जैसे घर के सदस्य या बच्चों को पढ़ाए, बागवानी करे, तो वह बचत कर सकता है और परिवार की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। गृह प्रबंधक को यदि उपलब्ध साधनों के भिन्न भिन्न प्रयोगों का ज्ञान हो तो वह सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव कर सकता है। यानी कि गृह प्रबंधक जो घर का मुखिया होता है, अगर उसको सभी बातों की जानकारी है कि हमें साधनों का उपयोग कैसे करना है तो साधनों की जो हम उपयोग कर रहे हैं उसको खर्च करेंगे। अगर हम किसी चीज़ को खर्च करके उसको प्राप्त करते हैं तो उसमें हमारा अधिक व्यय होता है। अगर हमें पहले से जानकारी होगी इस चीज़ की कि इस साधन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, उसकी कम पड़ेगी, तो हमारा जो व्यय है साधनों पर वो एक लिमिट में खर्च होगा। ये नहीं है कि बहुत अधिक से अधिक खर्च हो रहा है। तो ये आपके इसको प्रभावित करने वाले कारक थे। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक साधन जो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।